Hello students, welcome to the class. My name is Priya Soni and I will be teaching you social pharmacy. So students, हम लोगों ने अपने लास्ट सेशन में मिनरल्स एंड वाइटामिन्स कंप्लीट कर लिए थे. आज की क्लास में हम नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ चलते हैं जो कि है फाइबर. सो फाइबर क्या है? फाइबर हेल्प्स इन कीपिंग आवर बॉवल वर्किंग रेगुलरली इन एंड द लार्ज इंटेस्टाइन हेल्दी. बेसिकली फाइबर्स आर गुड फॉर आवर गट, राइट. जो हमारा बॉडी का वेस्ट होता है उसको एक तरीके का मॉइस्चर प्रोवाइड करता है जिससे जो डिफिकेशन हो, जिससे वो बॉडी का जो वेस्ट बॉडी से बाहर निकलने की जो प्रोसेस है वो अच्छे से हो सके, और हमारे इंटेस्टाइन को हेल्दी रखने के लिए भी यूज़ होता है. ठीक है, समझ में आया? देन किससे हमें फाइबर मिलता है? ब्रेकफास्ट में जो हम सीरियल्स खाते हैं, होल मील ग्रेन ब्रेड्स खाते हैं, है ना. जैसे आप नॉर्मली आप खाना खाओगे, है ना, उसमें जैसे खीरा वगैरह खाओगे उसमें भी बहुत फाइबर होता है. होल ग्रेन्स में, राइस में, पोटैटो में, सब चीज़ों में फाइबर मिलता है हमें. ठीक है. देन बीन्स, पल्सेस, लेंटिल्स, ये जितनी भी चीज़ें हैं इन सभी दे आर द ग्रेट सोर्स ऑफ फाइबर. फाइबर को हम रफेज भी बोलते हैं. आपको कहीं रफेज वर्ड मिले सो वो फाइबर ही होता है. ठीक है. देन क्या ज़रूरत है फाइबर को डाइट में इंक्लूड करने की? सबसे पहले ये जो इंटेस्टाइनल पेरिस्टालसिस मूवमेंट है. पेरिस्टालसिस क्या होता है? ये हमारा इंटेस्टाइन का ट्यूब है, जो इंटेस्टाइन होता है वो. इसके अंदर ना ऐसे रिदमिक मूवमेंट चलते रहते हैं, है ना. ऐसे रिदमिक मूवमेंट चलते रहते हैं जिससे जो खाना है वो आगे की तरफ ट्रांसफ़र हो. इसको कहते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट. सो इसमें कि जो खाना इजीली और जल्दी तरीके से पास हो जाए, इस प्रोसेस में हमें फाइबर की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है. वेट एंड साइज़ ऑफ स्टूल इंक्रीज. जो हमारा स्टूल पास होता है उसका साइज़ और वेट बढ़ाता है ना, और उसको सॉफ्ट बनाता है जिससे डिफिकेशन जो है वो इजीली हो जाए, है ना, प्रॉब्लम ना हो. अगर इंसान रफेज नहीं खाते तो उनका जो स्टूल है वो बहुत हार्ड हो जाता है, जो कि ब्लीडिंग भी कॉज कर देता है, राइट. सो स्टूल को सॉफ्ट बनाने के लिए डाइटरी फाइबर की ज़रूरत होती है. देन हाई फाइबर फूड्स ऑल्सो रिड्यूस ब्लड प्रेशर. अच्छा खाना खाओगे, गुड फाइबर फूड खाओगे, गुड रफेज का फूड खाओगे तो ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहेगा और इन्फ्लेमेशन भी कंट्रोल रहेगा. बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी नहीं होगा. इन डायबिटिक पेशेंट सॉल्यूबल फाइबर स्लोज द एब्जॉर्प्शन ऑफ शुगर. जितना ज़्यादा फाइबर ऐड होगा, आपसे कहा जाता है ना, जब डायबिटिक हो या नॉर्मल भी, कि सैलड ज़रूर ऐड करो बिकॉज सैलड ऑल्सो प्रोवाइड फाइबर्स. तो फाइबर से क्या होता है, जो शुगर का एब्जॉर्प्शन है बॉडी में वो कम हो जाता है, जिससे हमारी बॉडी की जो शुगर लेवल है ना, वो कंट्रोल में रहती है. ठीक है. सो डायबिटिक लोगों को क्या करना चाहिए? खाने से पहले सैलेड लेना चाहिए ज़रूर. देन इंक्रीज द डाइटरी फाइबर इनटेक एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ डेथ दैट मे कॉज बाय अ कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज ऑन ऑल टाइप ऑफ कैंसर. एक रिसर्च में हमें पता चला है कि शुगर जितना कोई इंसान ज़्यादा खाएगा वो ज़्यादा करीब है कैंसर के, है ना. शुगर के जो वो कैंसरस जो सेल होते हैं वो शुगर पे फीड करते हैं. तो अगर आप शुगर कम से कम ले रहे हो तो आप एक अच्छा काम कर रहे हो. आपकी बॉडी में शुगर कम जा रहा है तो जो सेल हैं वो ईजीली डाई हो जाएंगे कैंसर के, अगर आप कम खाओगे तो ये रिसर्च हो चुकी है. तो कैंसर का खतरा, अगर रफेज खाया, रफेज से जो शुगर का एब्जॉर्प्शन है वो कम हुआ. शुगर का एब्जॉर्प्शन कम होगा तो बॉडी में भी शुगर कम होगी ना, उससे कैंसर का खतरा कम होगा, है ना. जो हार्ट अटैक होते हैं, क्योंकि हम शुगर्स खाते हैं, ज़्यादा कार्ब खाते हैं, तो क्या होता है, कार्डियोवास्कुलर में हार्ट की डिजीज़ हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो जाती है. सो बेसिकली शुगर का जब रफेज खाएंगे तो ये जो डिजीज़ के वो हैं कि ये होने के चांसेस हैं कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ या कैंसर, इस तरीके की जो डिजीज़ हैं उनका होने का भी खतरा कम होता है. समझ में आया? क्लियर हो गया अच्छे से? देन नेक्स्ट है हमारा वाटर. वाटर कोई, ये मैंने उस दिन भी बताया था, नॉन न्यूट्रिटिव है. मतलब इससे हमें कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता. रफेज से भी बच्चों हमें कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता. ऐसा नहीं है कि हमें इससे कैलोरीज मिल रही हों या और चीज़ें मिल रही हैं, उससे कुछ नहीं मिलता. जस्ट हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन करे उसके लिए वाटर ज़रूरी और रफेज ज़रूरी होता है. ठीक है. वाटर फॉर्म्स अ मेजर कंपोनेंट ऑफ बॉडी मास, है ना. हमारी बॉडी में बहुत क्वांटिटी का वाटर प्रेजेंट है. हमने प्लाज्मा भी पढ़ा, है ना. प्लाज्मा में भी आपको पता है 95% वाटर है.
तो बेसिकली हमारी बॉडी में बहुत सारा वाटर है, ठीक है। देन ह्यूमन बॉडी कैन सर्वाइव ओनली फ्यू डेज विदाउट वाटर। हम बिना खाने के कई डेज सर्वाइव कर सकते हैं, आप 2 वीक्स 3 वीक्स कई वीक्स सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन बिना पानी के हम कुछ दिन भी सर्वाइव नहीं कर सकते। सो वाटर इज़ दैट मच असेंशियल फॉर ऑल ऑफ अस। Deficiency of any other nutrient does not show such profound effect। मानो आपके अंदर विटामिन की डेफिशिएंसी है, तो ऐसा नहीं है कि आप 2 दिन में उस डेफिशिएंसी की वजह से मर जाओगे। वो डेफिशिएंसी से आपको धीरे धीरे करके डिफेक्ट या बीमारी डेवलप होगी। लेकिन पानी के लिए ऐसा चीज़ है, अगर आप उसको 2 दिन कंज्यूम नहीं करोगे तो यू कैन हैव अ डेथ। इंसान की जो डेथ है वो हो सकती है, ठीक है। देन लैक ऑफ वाटर इंक्रीज ब्लड प्रेशर। हमें पता है कि हमारे ब्लड में क्या होता है, हमारे ब्लड में प्लाज्मा होता है, उसमें क्या होता है, वाटर होता है। 90-95% वाटर होता है। तो वाटर क्या होगा, अगर ये वाटर कम हो जाएगा तो डिहाइड्रेटेड हो गए फॉर एग्जांपल हम, तो क्या होगा, हमारा जो ब्लड है वो थिक हो जाएगा। जब हमारा ब्लड थिक हो जाएगा हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, राइट। सो हमें हाइड्रेटेड रहना चाहिए प्रॉपरली, हमारे अंदर के ऑर्गन्स अच्छे से काम कर सकते हैं, हमारा ब्लड थिन रहता है, जिससे क्या होता है, जिससे किसी भी टाइप की मतलब जो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है वो नहीं होती। हार्ट को अगर देखो, ये एक कैपिलरी है या एक ब्लड वेसल है जो कि ब्लड लेके जा रही है ना। ब्लड हार्ट से पंप होके डिफरेंट डायरेक्शन में भेजा जा रहा है। तो यहाँ पे मानो अगर ब्लड आ रहा है और ब्लड पंप हो रहा है, तो आप क्या देख सकते हो इसमें कि अगर ये ब्लड थिक है तो हमारे हार्ट को भी इस ब्लड को पंप करने में प्रॉब्लम लगी होगी। और हो सकता है कि ऐसा होता है ना, ये 4 कंपार्टमेंट के बीच में यहाँ पे गैप होता है, यहाँ से ब्लड ट्रांसफ़र होता है, तो हो सकता है थिक ब्लड होने की वजह से ये ट्रांसफ़र अच्छे से ना हो, राइट। तो हमें हार्ट की भी प्रॉब्लम हो सकती है अगर वाटर का इंटेक कम है। देन ऑल्सो रिजल्ट इन अ किडनी फेलियर। हमें क्या पता है कि किडनी क्या करती है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी किडनी है, ये क्या करती है, यहाँ ब्लड वेसल्स आती हैं, कैसा ब्लड लेके, जिसमें हमारा वेस्ट मटेरियल होता है ना, नाइट्रोजन होता है ना, यूरिया होता है, अमोनिया होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो किडनी क्या करती है, ब्लड में से तो वेस्ट को अलग कर देती है और ब्लड जो क्लीन करके उसको बॉडी में दोबारा भेज देती है। और वो वेस्ट होता है उसके संग वाटर को मिला के, उसको डाइल्यूट करके वाटर को मिला के यूरिन की फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर निकाल देती है। तो वेस्ट को बाहर निकलने के लिए भी वाटर की ज़रूरत है, ठीक है। और अगर वाटर के संग ये वेस्ट बाहर नहीं निकल रहा है, नहीं दिक्कत हो रही, तो हमारी किडनी में दिक्कत हो सकती है, हमारी किडनी में टॉक्सिसिटी हो सकती है। समझ में आया, क्लियर हुआ। देन इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर इन डाइट, कि क्या इम्पॉर्टेंस है ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स का, क्योंकि हमें पता है कि प्लाज्मा में भी वाटर होता है, तो वो भी ट्रांसफ़र का काम कराता है ना। वेस्ट प्रोडक्ट्स इन एंड आउट द सेल का जो प्रोडक्ट है उसको, मतलब कोई वेस्ट प्रोडक्ट है तो उसको बाहर निकालना, है ना। सेल की फ्लूइडिटी मेंटेन करना, क्योंकि साइटोप्लाज्म में भी वाटर है ना, साइटोप्लाज्म के अंदर भी वाटर है। तो जो सेल है उसकी इंटीग्रिटी को भी मेंटेन करना किसका काम है, वाटर का काम है। इट रिक्वायर्स ऑल डाइजेस्टिव एब्जॉर्प्शन सर्कुलेटरी एक्सक्रीशन, सब फंक्शंस के लिए हम लोगों को वाटर चाहिए। मैंने बता दिया, डाइजेशन में जो हमारा फूड है उसको सॉफ्ट करने के लिए ज़रूरत होती है, एब्जॉर्ब करने के लिए भी हमें ब्लड की ज़रूरत है, देन सर्कुलेशन के लिए भी हमें ब्लड की ज़रूरत है, और किडनी के थ्रू एक्सक्रीशन करने में भी हमें ब्लड की वाटर की ज़रूरत है, नॉट ब्लड, सॉरी फॉर दैट। सो रिक्वायर्ड फॉर यूटिलाइजिंग वाटर सॉल्यूबल वाइटामिन। हमने वाटर सॉल्यूबल वाइटामिन पढ़ी हैं, जैसे सी है, तो उनको हमारी बॉडी में डिज़ोल्व करके ही तो ले जाया जाएगा, है ना, वो तभी तो हमारी बॉडी में काम करेंगी। तो उन वाइटामिन सॉल्यूबल, वो वाटर सॉल्यूबल वाइटामिन को डिज़ोल्व करने के लिए भी हमें वाटर की ज़रूरत होती है। बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, अब जो हमारा जो स्वेट होता है, जो हमें पसीना आता है, उसमें क्या है, उसमें भी 95% वाटर है, ठीक है। अगर वाटर नहीं होगा, वाटर हम डिहाइड्रेटेड रहेंगे, हमें स्वेट नहीं आएगा, जिससे हमारी बॉडी की जो हीट है वो कम नहीं होगी। अगर हीट कम नहीं होगी तो प्रॉपर जो बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन नहीं हो पाएगा। क्लियर हुआ। देन इट मेंटेन हेल्थ इंटीग्रिटी एंड एवरी सेल। मैंने बताया था इंटीग्रिटी कैसे, कि साइटोप्लाज्म में
सेल का जो साइटोप्लाज्म है इसमें भी वाटर है, और अगर ये डिहाइड्रेट जो हो जाएगा, इस सेल पिचक जाएगा और बेसिकली इसकी डेथ हो जाएगी। इस चीज़ को रोकने के लिए क्या होता है, इस चीज़ को रोकने के लिए प्रॉपर जो वाटर है वो होना चाहिए सेल के पास। देन इट कीप्स सफिशिएंट ब्लड स्ट्रीम लिक्विड टू फ्लो ब्लड वेसल्स दो। अभी हमने बताया ये क्या मतलब है इस लाइन का, जो ब्लड है ना, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर प्लाज्मा है, प्लाज्मा है, उसके अंदर क्या है, वाटर है। तो ब्लड को पतला रखने का भी काम किसका है, वाटर का है। तो अगर ये कम होगा तो हमारी जो ब्लड स्ट्रीम में लिक्विड बह रहा है वो अच्छे से नहीं बह पाएगा। समझ में आया। ऑल्सो वाटर क्या करता है, वाटर जैसे ब्लड में भी वाटर है तो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र भी करता है डिफ्यूजन की प्रोसेस से, ठीक है। इनसे भी न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र होता है। समझ में आया, क्लियर हो गया। अब हम पढ़ते हैं बैलेंस्ड डाइट के बारे में। क्या होता है बैलेंस्ड डाइट? बैलेंस्ड डाइट एक इस तरीके की डाइट है, मतलब कि हमारा खाना है कि हमें फॉर एग्जांपल इतना हमें प्रोटीन चाहिए, इतना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, इतना हमें डेली लाइफ में अपने डे टू डे में हमें कितना न्यूट्रिशन चाहिए होता है ना, हमें क्या खाना चाहिए जिससे हमें अपना ज़रूरत का सारी न्यूट्रिएंट्स मिले, वो हमारी बैलेंस्ड डाइट है। पढ़ते हैं। बैलेंस्ड डाइट कंटेन्स डिफरेंट फूड आइटम सच क्वांटिटीज़ और प्रपोर्शन दैट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ ए हेल्दी पर्सन। क्या मतलब है? बैलेंस डाइट एक ऐसी डाइट है जिसमें सारी चीज़ इक्वल क्वांटिटी और प्रपोर्शन में हो, है ना, जिससे क्या हो, जिससे कोई पर्सन हेल्दी रह सके। ये क्या होती है? ये होती है बैलेंस डाइट, ठीक है। हेल्थ के ऊपर बहुत बेनिफिट है बैलेंस डाइट के। ओबेसिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी, फिट रहेंगे, कोई भी डेफिशिएंसी डिजीज़ नहीं होगी अगर कोई इंसान एक बैलेंस डाइट खा रहा है, ठीक है। सो हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ बैलेंस डाइट क्या है? इंक्रीज एनर्जी, एनर्जी बढ़ती है ना, बॉडी के फंक्शंस जो हैं वो इम्प्रूव होते हैं, इम्यूनिटी जो है बॉडी की वो बढ़ती है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को सब कुछ मिल रहा है, तो हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो फ्लरिश करेंगे, हमें किस चीज़ की कमी नहीं है, तो आराम से हमारी बॉडी का सारा फंक्शन अच्छे से होगा। और वेट गेन को भी प्रिवेंट करता है। जैसे हमारे मसल्स के लिए, मसल्स के डेवलपमेंट के लिए क्या प्रोटीन ज़रूरी होता है, और आजकल प्रोटीन की डाइट बहुत कम होती है और फैट बढ़ गया है डाइट में। तो अगर हम फैट भी एक सही अमाउंट में ले रहे हैं, प्रोटीन भी एक सही अमाउंट में ले रहे हैं, तो हमारा वेट गेन, ओबेसिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी और वेट लॉस भी नहीं होगा, है ना। जितने हमें कैलोरीज चाहिए वेट मेंटेन करने के लिए, अगर हम उतनी कैलोरीज ले रहे हैं, ठीक है। दैन इट प्रिवेंट रिस्क ऑफ डेवलपिंग सर्टेन डिजीज़। बहुत सारे डिजीज़ को डेवलप करने की रिस्क जो है वो कम हो जाती है, जैसे कि डायबिटीज़ है, कैंसर है, हार्ट डिजीज़ है। डायबिटीज़ तो हमको बच्चों पता है, जिसमें जब हम शुगर ज़्यादा लेते हैं या हम फैट की डाइट ज़्यादा लेते हैं तब डायबिटीज़ होती है। अगर हम ऑलरेडी ओबेसिटी है, हम मोटे हैं, तो एक इंसुलिन रेजिस्टेंट डेवलप हो जाती है। बैलेंस डाइट लेने से, अच्छा खाना खाने से, सैलड भी लेने से सब कुछ मिलेगा, जिससे डायबिटीज़, कैंसर, हार्ट डिजीज़ का जो खतरा है वो कम होगा। समझ में आया? रिकॉर्डिंग हो रही है ना? लेट मी चेक। यस, समझ में आया। अगर इट अलाउ रिड्यूस सिम्टम्स एंड अलाउ एन इंडिविजुअल टू बेटर मैनेज एन इलनेस। अब कोई इंसान है ना, वो प्रॉपरली खाना ही नहीं खा रहा है, तो बॉडी के पास इतनी एनर्जी कहाँ से आएगी कि वो बीमारियों से लड़ सके, राइट। सो ये एनर्जी उसे कहाँ से मिलेगी? ये एनर्जी उसे मिलेगी अगर कोई इंसान हेल्दी डाइट खाएगा। डॉक्टर भी बोलता है कि एक हेल्दी डाइट खाओ, हेल्दी डाइट खाओगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देन इट्स मेक्स एन इंडिविजुअल एनर्जेटिक। एनर्जी आती है जब हम प्रॉपर कार्ब्स ले रहे हैं, है ना, प्रॉपर प्रोटीन ले रहे हैं, तो हमारी बॉडी में प्रॉपर फैट ले रहे हैं, तो बॉडी में एक एनर्जी रहती है ना। इससे कोई इंसान अपना वेट मैनेज कर सकता है अगर पता है उसको कि हमें इतना ही फ़ैट खाना है, गुड फैट हमें खाना और इतना ही खाना है, तो उससे क्या होगा, इंसान को ओबेसिटी की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। तो हमेशा एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि घर में चावल बन गए तो पूरे कटोरे भर के चावल खा लिए, नहीं, चावल लो, एक चपाती लो, तो ये होती है हमारी बैलेंस डाइट, इसमें हम सब कुछ चीज़ें खाएं। स्ट्रेस से, अब देखो स्ट्रेस से लड़ने के लिए भी बैलेंस डाइट कैसे ज़रूरी है। हर चीज़ के लिए जब आपकी बॉडी फिट होगी, है ना, जब आपके पास सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे, आप बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगे, तो आपके अंदर इतनी एनर्जी होगी कि आप हर चीज़ से लड़ सकते हो।
ठीक है। सो दैट्स वाई हर चीज़ के लिए ये ज़रूरी है। देन न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिजीज़, क्या मतलब है कि अगर हमारे अंदर किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी है, जैसे कि प्रोटीन ले लो या कार्ब्स ले लो, फैट ले लो, ठीक है, या विटामिन्स ले लो, तो हम बीमारी डेवलप कर लेते हैं, उनकी कमी से बीमारी डेवलप कर लेते हैं। डेफिशिएंसी मतलब किसी चीज़ की कमी होना, किसी चीज़ की कमी है और जिससे हमें डिजीज़ हो रही है, वो क्या है? न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी डिजीज़, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिजीज़। पहला पढ़ते हैं, डिजीज़ इंड्यूस ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। अगर कोई बच्चा है वो प्रोटीन कम ले रहा है, उसके अंदर क्या बीमारी होंगी? सो द मोस्ट प्रोमिनेंट फॉर्म ऑफ प्रोटीन डेफिशिएंसी स्टेट इज प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन, इसको हम कहते हैं PCM। जब प्रोटीन का इंटेक नहीं होता, ज़्यादातर इस तरीके की जो बीमारी है वो 1 से 3 इयर्स की एज के बच्चों को इफ़ेक्ट करती है, इन्फेंट को या 1 से 3 साल के बच्चों को। 2 अलग अलग डिजीज़ है, इन्फेंट में अलग डिजीज़ होती है और 1 से 3 साल के बच्चों में प्रोटीन की डेफिशिएंसी अलग डिजीज़ होती है, और इसको हम कहते हैं माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन मतलब कि बच्चों को न्यूट्रिएंट्स पूरा नहीं मिल रहा, ये माल मतलब कम न्यूट्रिएंट्स, कमी होना न्यूट्रिएंट्स की, है ना, इज नोन एज माल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो 2 डिजीज़ हैं, एक है मेरिस्मस, क्या है? मेरिस्मस, एक है किशोरकर डिजीज़, है ना, 2 है मेरिस्मस एंड किशोरकर। हम क्या है ये मेरिस्मस, क्या है? क्रॉनिक डिजीज़ है विच रिजल्ट ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ टोटल एनर्जी इंटेक। प्रोटीन की कमी से ये डिजीज़ होती है। प्रोटीन एंड एनर्जी रिजर्व ऑफ द चाइल्ड गेट डिप्लीटेड, बच्चे में एनर्जी नहीं रहेगी और बेसिकली उसका स्ट्रक्चर भी चेंज सा हो जाता है। इसलिए मैंने आपको अच्छे समझाने के लिए ये ऐड किया जिससे हम अच्छे से समझ लें। पहली बात, क्वेश्योरकर एंड मेरिस्मस 2 अलग अलग तरीके की डिजीज़ हैं। दोनों किससे हो रही हैं? दोनों किससे हो रही हैं? प्रोटीन की डेफिशिएंसी से, प्रोटीन की कमी से दोनों डिजीज़ हो रही हैं, लेकिन दोनों अलग हैं। समझ में आया? क्लियर है? अब हम पढ़ते हैं कि किस डिजीज़ में क्या होता है। एक बार फिर मैं चेक कर लेती हूँ। ठीक है, हम देखते हैं कि किस डिजीज़ में क्या होता है। क्वेश्योरकर डिजीज़ जो है ये किसकी वजह से होती है? प्रोटीन की डेफिशिएंसी से। और मेरिस्मस किस वजह से होती है? कैलोरीज मतलब कार्ब्स और प्रोटीन दोनों की डेफिशिएंसी से। ठीक है, समझ में आया? इट अकर्स बिटवीन 6 मंथ टू 3 ईयर। कोई बच्चा 6 महीने से 3 साल के बीच का है, उसको क्वेश्योरकर डिजीज़ हो सकती है। लेकिन मेरिस्मस डिजीज़ किससे होती है? जो इन्फेंट है, 1 साल से छोटे बच्चे को, मतलब 1 मंथ ले लो, 1 मंथ से 12 मंथ का। आप एक काम करो, इसको ऐसे लिख सकते हो, अप टू 12 मंथ। 12 महीने से छोटे बच्चे को कौन सी डिजीज़ होती है? मेरिस्मस डिजीज़ होती है, याद रहेगा। सबक्यूटेनियस फैट इज प्रिजर्व्ड, देखो मतलब जो स्किन के नीचे का फैट होता है वो रहता है, इसमें जो स्किन के नीचे का फैट होता है वो भी हटना चालू हो जाता है, नॉट प्रिजर्व्ड। ओडिमा इज प्रेजेंट, ओडिमा एक स्किन प्रॉब्लम है, देखो आपको दिख रहा है ना, एक इची रैश है, ये ओडिमा प्रेजेंट होता है क्वेश्योरकर डिजीज़ में, कि बॉडी पर रैश भी दिखेंगे। और मेरिस्मस में क्या होगा? मेरिस्मस में ओडिमा नहीं होता, आपको कोई रैश नहीं दिखेगा बॉडी पे। ठीक है, जो क्वेश्योरकर डिजीज़ होती है उसमें जो लिवर होता है बच्चे का, है ना, वो बढ़ जाता है, उसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, फैटी लिवर समझ लो, या जो साइज़ है लिवर का वो बढ़ जाता है। ठीक है, इसमें लिवर का साइज़ नहीं बढ़ता, किसमें? हमारा मेरिस्मस डिजीज़ में। ठीक है, कोई लिवर का साइज़ नहीं बढ़ता। रिप्स आर नॉट वेरी प्रोमिनेंट, रिप्स आप देख नहीं सकते कि बाहर से आपको रिप्स दिख रही हैं, ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन आप दूसरे हैंड पर देखो, जो हमारा क्वेश्योरकर डिजीज़ है उसमें रिप्स नहीं दिख रही हैं, लेकिन जो मेरिस्मस है आप उसमें रिप्स को साफ साफ देख सकते हो, इतना बच्चा पतला हो जाता है। ठीक है, जो क्वेश्योरकर डिजीज़ में उससे बच्चों को थकान महसूस होती है। ठीक है, रिप्स बिकम वेरी प्रोमिनेंट, अलर्ट एंड इरिटेड, इसमें इरिटेशन रहती है, इसमें थकान रहती है, लेथार्जिक फील होता है। ऑन द अदर हैंड जो मेरिस्मस है उसमें बच्चा जो है वो इरिटेट रहता है। ठीक है, मसल वेस्टिंग माइल्ड एंड एब्सेंट, मसल्स की डिग्रेडेशन नहीं होता इसमें ना। मसल्स देखो, हाथ के मसल्स देखो कैसे हो गए, तो मसल्स बिल्कुल ख़त्म होने लगते हैं मेरिस्मस में, लेकिन ऐसा नहीं होता, है ना। एक और चीज़, प्रोट्यूडिंग बेली भी होती है, आप देख सकते हो ना, इस बच्चे का पेट सा निकला हुआ है, तो प्रोट्यूडिंग बेली मतलब निकला हुआ सा पेट होता है, बेली बटन जो होता है वो निकला सा होता है, किसमें? क्वेश्योरकर में, बट ऐसा मेरिस्मस में नहीं होता।
है ना। इसमें बच्चे की पुअर डाइट होती है, इसमें बच्चा खाता पीता ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो मेरिस्मस में इसमें बच्चा खाता है लेकिन इसको खाना नहीं लगता है, ठीक है। द पीपल सफरिंग फ्रॉम किशोरकर नीड्स एन एडुकेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन। इस टाइप में क्या होता है, जब बच्चे को ये बीमारी है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन का खाना खाना चाहिए, है ना। डॉक्टर से लिखवा के प्रोटीन शेक्स, प्रोटीन चीज़ें, ठीक है, ठीक है। इसमें समझ में आया। वूंड हीलिंग भी अच्छे से नहीं होती, अगर लग गई तो बहुत दिनों तक जो वूंड है वो हील नहीं होगा। इसमें जो बोन्स हैं वो भी वीक हो जाती हैं, ठीक है। जो फैट है, जो स्किन के नीचे फैट है वो भी डिग्रेड होने लगता है, कम होने लगता है, और स्किन भी बहुत लूज सी हो जाती है। और रिप्स सबको साफ साफ दिख सकती है, बाहर आपको रिप्स दिखेंगी। द पर्सन फॉर सफरिंग फ्रॉम अ मेरिस्मस नीड्स अ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। इसमें हर चीज़ की डेफिशिएंसी है। बच्चा प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट तीनों चीज़ नहीं ले रहा तो उसको मेरिस्मस हो जाएगी। क्लियर हुआ? अब आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, क्लियर। कंडीशन मेनली इफेक्ट इंडिविजुअल विद अनएडिक्वेट कैलोरी। कैलोरी का क्या मतलब है, फैट, कार्ब्स और प्रोटीन, कुछ भी सब चीज़ों की कमी है तो ये मेरिस्मस डिजीज़ हो जाएगी, सॉरी क्रिशियोरकर डिजीज़ हो जाएगी, ठीक है। बेसिकली क्रिशियोरकर जो है वो प्रोटीन डेफिशिएंसी से है ना, और ये इसमें सब चीज़ की डेफिशिएंसी है मेरिस्मस में, ठीक है। रिलेटिव देखो, रिलेटिव प्रोटीन डेफिशिएंसी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डिसीज़ इंड्यूस्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ वाइटामिन्स। वाइटामिन्स की कमी से जो बीमारी हो रही है हम उसके बारे में पढ़ते हैं। वाइटामिन डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन, एडोलसेंट, प्रेग्नेंट, लैक्टेटिंग वुमेन, किसी के अंदर भी हो सकती है, ठीक है। लैक्टेटिंग वुमेन के अंदर भी हो सकती है, और ओल्ड एज के जो पर्सन होते हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके अंदर भी हो सकती है ना। डेवलपमेंट कंट्री में कॉमन है क्योंकि खाना तो सब खाते हैं लेकिन न्यूट्रिशन खाना नहीं खाते हैं, ठीक है। वाइटामिन्स हमें पता है 2 कैटेगरी की होती है। फैट सॉल्युबल होती हैं जैसे कि A, D, E, K। वाटर सॉल्युबल होती हैं जैसे कि B और C कॉम्प्लेक्स। समझ में आया? देन जो वाइटामिन है एंड देयर केमिकल नेम, सबसे पहले वाइटामिन ए है जिसको हम रेटिनॉल भी बोलते हैं। रेटिनॉल की कमी से स्टंट ग्रोथ, नाइट ब्लाइंडनेस, ड्राइनेस इन आई हो सकता है, इसलिए मैंने आपके लिए ऐड किया है, मैं आपको दिखा सकूं। ये देखो, विटामिन ए की कमी से क्या क्या हो रहा है। विटामिन ए की वजह से आईज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, आंखें वीक हो रही हैं, ड्राई आईज हो जाएंगी, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी, रात में दिखना कम हो जाएगा, एक कॉर्निया की शिफ्टिंग हो जाएगी, आपको दिखेगा कि कॉर्निया का जो प्लेस है वो प्रॉपर नहीं है। स्किन से रिलेटेड बीमारी हो सकती है अगर किसी को विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, जैसे कि ड्राई और स्केली स्किन, रैश हो सकते हैं, रिंकल्स जल्दी पड़ सकते हैं। इम्पेयर्ड इम्यूनिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है ना। जो म्यूकस लेयर है पेट में वो ड्राई हो सकती है। चेस्ट का और थ्रोट का इन्फेक्शन की रिस्क बढ़ सकती है, और ग्रोथ भी कम हो सकती है। ग्रोथ कैसे? वीकेंड इम्यूनिटी, है ना, विजुअल देख नहीं पाएगा, और डिलेड ग्रोथ, हाइट और वेट उसका नहीं अच्छे से बढ़ेगा। ये कि सबकी किस चीज़ की डेफिशिएंसी है? विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट वाइटामिन है विटामिन B1 जिसको हम थायामीन बोलते हैं। थायामीन की कमी से हमें बेरी होती है और मसल की जो टोनिंग है वो कम हो जाती है। देखते हैं, चलो मैंने फ़ोटो ऐड किया है आपके लिए। ये देखो क्या सिम्टम्स है थायामीन की कमी के। हाथ पैरों में ऐसे करके शेकिंग होगी, ऐसा लगेगा कि कुछ चल रहा है, कुछ ऐसे चिनचिनाहट सी होती है, हिंदी वैसे वो बोलते हैं ना टिंगलिंग होती है, ऐसा लगेगा कि कुछ कुछ वाइब्रेशन से हो रहे हैं। नॉजिया, वॉमिटिंग हो सकती है, भूख लगना बंद हो सकता है अगर विटामिन B1 की कमी है ना। इरिटेट हो सकते हैं, आँखों का विज़न हल्का हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, है ना। कन्फ्यूजन रह सकती है, कि अरे अभी हम क्या कर रहे थे, हम क्या करने लगे, ठीक है। समझ में आया? मैंने एक देखो ये होता है बेरी, तो कोई बेरी है, हाथों में आप देख सकते हो ना, रैश है, ये किसकी कमी से है? विटामिन B1 जिसको हम थायामीन बोलते हैं, ठीक है। देखो 3 तरीके की बेरी भी होती है। ड्राई बेरी होती है ना, इन्फेंटाइल बेरी होती है जो छोटे बच्चों में होती है, वेट बेरी होती है, इसमें क्या होता है ये लंग्स को इफेक्ट करती है ना। तो ये बेरी भी 3 टाइप की हैं, और याद रखना B फॉर बेरी और B फॉर विटामिन B1। तो B1 की कमी से क्या होती है? बेरी बीमारी होती है, ठीक है। समझ में आया? देन वी हैव विटामिन B2 जिसको हम कहते हैं राइबोफ्लेविन। इससे क्या होगा? आई लीजन्स हो सकते हैं, क्लियोसिस हो सकती है। देखते हैं विटामिन B, देखो
ये सब सिम्टम्स हैं विटामिन B2 की डेफिशिएंसी के। हेयर लॉस हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है ना। आँखों में ना मतलब ऐसा लग सकता है कि लाइट चुभ रही है। माउथ में इन्फ्लेमेशन हो सकता है ना। लिप्स ऐसे हो सकते हैं, क्रैक्ड लिप। यहाँ पे कॉर्नर्स जो होते हैं माउथ के वो क्रैक्ड हो सकते हैं। यहाँ पे ब्लीडिंग भी हो सकती है। माउथ में अल्सर्स हो सकते हैं। जो टंग है उसमें टंग का कलर चेंज हो सकता है। गले में खराश रह सकती है। डाइजेशन में इशू हो सकते हैं, चक्कर आ सकते हैं। एबनॉर्मल ग्रोथ, स्किन में इन्फ्लेमेशन और एंजाइटी, ये सब के किसके डेफिशिएंसी के सिम्टम है विटामिन B12। देखो ये होती है क्लोरोसिस। आप देख सकते हो लिप्स के अराउंड ये कैसे ब्लैकनेस है, ड्राइनेस है ना। देखो चैप्ड लिप्स है ना ये, और इन्फ्लेमेशन, ये सब जो माउथ की प्रॉब्लम हो रही है विटामिन B2 की डेफिशिएंसी से। तो क्लोरोसिस क्या है? क्लोरोसिस ये क्या है? एक तरीके का इन्फ्लेमेशन है, इरिटेशन है जो लिप्स के अराउंड हो जाता है। समझ में आया? किसकी कमी से हो रहा है? विटामिन B2 की कमी से हो रहा है। देन वी हैव विटामिन B3 जिसको हम नायासिन बोलते हैं, और नायासिन से हमें डायरिया हो जाता है। मैं देखती हूँ कि मैंने ऐड किया है या नहीं। देखो नायासिन बोलते हैं कैसा, देखो 3 चीज़ें आपको याद रखनी है विटामिन D3 के लिए। 3 आ रहा है ना, तो D, ये B3 है तो आपको 3 Ds याद रखनी है। क्या? देखो क्या होता है, डर्मेटाइटिस हो जाती है। मतलब हमें सन से इतनी इरिटेशन हो जाती है कि हमारे शरीर पे बर्न हो जाते हैं, है ना। फोटो सेंसिटिव हो जाते हैं, लाइट पड़ते ही हमारी बॉडी में एलर्जी सी होने लगती है। वो किसकी कमी है? विटामिन D3 की। देन B3, सॉरी नॉट D3, B3। डायरिया, लूज मोशन हो जाते हैं, डिमेंशिया, ये सब क्या है? ये सब कॉज है विटामिन D3 की डेफिशिएंसी से, है ना। समझ में आया? क्लियर? देखो ये सब आप, मैंने इसलिए वजह से फ़ोटो लगाया था। देन नेक्स्ट पढ़ते हैं जो कि विटामिन B5 है, जिसको पेंटाथोइक एसिड बोलते हैं या पेंटाथोनिक बोलते हैं, थैनिक। इससे डर्मेटाइसिस हो जाती है, एडेनल हो जाता है, मतलब स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। देन वी हैव B6, वी हैव पायरिडॉक्सिन, है ना। देखो B6 का हम होगा B6। देखो विटामिन अगर B6 कम होती है तो क्या क्या हो जाता है? क्रैम्स पड़ते हैं, ठीक है। हम लोगों को फटीग होने लगता है, थोड़ा सा पर्सनैलिटी चेंजेस होने लगते हैं। कभी हम कुछ हैं, कभी हम कुछ बन गए, मूड स्विंग्स, ठीक है। हमारा जो वीक इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर हो जाता है ना। हम लोग की बॉडी पर रैश भी हो सकते हैं, ठीक है। लिप्स के अराउंड ये क्रैक भी हो सकते हैं अगर विटामिन B6 की डेफिशिएंसी है तो। ठीक है। ठीक है। देन वी हैव बायोटिन, जिसको हम B7 बोलते हैं। हमको पता है कि बायोटिन हेयर के लिए बहुत अच्छी होती है। बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं ना, वीक हेयर की, और हेयर फॉल भी हो सकता है ना। स्किन के लिए भी बायोटिन ज़रूरी होता है, ठीक है। देन वी हैव B9, जिसको हम फॉलिक एसिड बोलते हैं। B9 की कमी से हमें अनीमिया और डायरिया हो सकता है। देखते हैं, मैंने B9 ऐड किया है, ये देखो क्या होता है। B9 रिक्वायर होता है हमारी रेड ब्लड सेल को बनाने के लिए। अगर B9 नहीं है और B12 नहीं है तो RBCs जो है वो नहीं अच्छे से बनेंगी और हमें खून की कमी हो जाएगी, जिसको हम अनीमिया भी कहा जाता है। देन DNA की सिंथेसिस में B9 की ज़रूरत होती है। RNA और DNA बनती है रेप्लिकेशंस में। फीटस, कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो फीटस के डेवलपमेंट में B9 की ज़रूरत है। और ओवरऑल वेलनी, हमारे कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए, एनर्जी बनाने के लिए भी हमें विटामिन B9 की नीड है। देन वी हैव B12, जिसको हम साइनोकोबालामाइन भी बोलते हैं। दैट इज़, इससे पर्शी से अनीमिया होता है। विटामिन B12 से भी मैंने ऐड किया है B12 का। आई गेस विटामिन B12 रह गया। विटामिन B12 में भी टिंगलिंग होती है, थकान रहती है, कन्फ्यूजन हो जाती है, राइट। और इससे भी अनीमिया हो जाता है, क्योंकि विटामिन B12 कम है तो हमारा हीमोग्लोबिन भी कम है। हीमोग्लोबिन भी कम होगा कि उसकी भी रेड ब्लड सेल की सिंथेसिस के लिए भी हमें चाहिए होता है, तो इस ऐसे लोगों को अनीमिया हो जाता है। देन C इज़ एब्सॉर्बिक एसिड, उसमें आपको दिख रहा होगा ब्लीडिंग गम्स। ब्लीडिंग गम्स को हम स्कर्वी के नाम से भी जानते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे होता है। पहले पढ़ लेते हैं हम विटामिन C के बारे में, है ना। हीलिंग प्रोसेस के लिए, हमारी बॉडी अच्छे से हील हो उसके लिए भी हमें
सी की ज़रूरत है ना, अपने गम्स हेल्थ के लिए भी, ठीक है। नोज़ ब्लीडिंग हो रही है तो भी वो किसकी वजह से हो रही है, विटामिन सी की कमी की वजह से। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, इम्यून सिस्टम ख़राब होना, जॉइंट में पेन होना, स्किन ड्राई होना, है ना, ब्रिस्टल्स बनना, और मतलब हेयर का लॉस होना, वो सब विटामिन सी की वजह से। देखो ये होती है स्कर्वी, है ना, इसको हम ब्लीडिंग गम डिजीज़ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग गम डिसीज़। इसमें जो हमारे गम्स है उनसे ब्लीडिंग होने लगती है। ये किसका सिम्टम है, ये हमारे विटामिन सी कम खाने का सिम्टम है, ठीक है। देन विटामिन डी, जिसको हम कैल्सीफेरॉल भी बोलते हैं, बच्चों में इसमें रिकेट्स हो जाती है, हड्डियाँ बेसिकली ऐसे करके टेढ़ी पड़ जाती हैं। तो हमारी जो बोन हेल्थ है ना, उसके लिए विटामिन जो डी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बोन्स, इट इज़ गुड फॉर बोन्स, बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, टू कीप्स बोन स्ट्रॉन्ग, हमें ज़रूरत होती है विटामिन डी की। देन टोकोफेरॉल जो विटामिन ई है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कर सकता है, मैंने ऐड भी किया है, ठीक है। विटामिन डी से देखो कि ये क्या हो सकता है, फटीग, बैक पेन हो सकता है ना, मसल वीकनेस हो सकती है, वुंड हीलिंग, हेयर लॉस हो सकता है, और फ्रैक्चर्स भी इजीली हो सकता है। ई से हमें क्या हो सकता है, हम लोग वीक रह सकते हैं, बॉडी पेन, बोन पेन, ड्राई स्किन, ये मेन है ना, हमारी सोचने समझने की शक्ति कम हो सकती है, स्लो हीलिंग, अनीमिया, फटीग, ब्रिटल हेयर लॉस हो सकता है अगर विटामिन ई की कमी है, पुअर विजन और मसल वीकनेस। देन हमारा जो लास्ट है वो है विटामिन के, जिसको हम क्लॉटिंग फैक्टर, क्लॉटिंग के लिए ज़रूरत होती है, हमने लास्ट सेशन में भी पढ़ा था। देखो अगर विटामिन की डेफिशिएंसी है तो इंसान को बहुत जल्दी ब्लीडिंग होगी, अगर उसके चोट लगी तो उसका खून जो है बहता ही रहेगा, है ना। नोज़ ब्लीडिंग होती है और गम्स ब्लीडिंग होती है, उसका खतरा भी विटामिन, क्योंकि ये ना ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाने के लिए रिक्वायर्ड होता है। अगर यही नहीं होगा तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स भी नहीं होंगे, ठीक है। क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है, ब्लड को रोकने वाला कोई नहीं है, तो स्टूल में भी ब्लड आएगा, है ना। लेडीज़ में मेंस्ट्रुअल साइकिल हैवी रहेगी। देन कट्स और कुछ भी चोट लग रही है तो खून बहता ही रहेगा, और बोन्स भी बहुत वीक हो जाएंगी, और इंसान का जो फ्रैक्चर है वो ईजिली हो जाएगा। समझ में आ गया। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, हमने सब विटामिन्स की डेफिशिएंसी डिजीज़ पढ़ ली हैं। आगे हम मिनरल्स पढ़ेंगे, ठीक है, और अपना ये चैप्टर ख़त्म करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना।